हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट योर जीके पर। दोस्तों, आज हम समझेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ईस्ट इंडिया कंपनी का आखिरी चार्टर था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से खत्म हुआ और ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया में अपना कंट्रोल जमा लिया। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को तब पास किया था जब इंडिया का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डेलहाउसी। तो चलिए अब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एक्सपांडेड। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को और समय तक एक्सपांड किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई फिक्स टाइम नहीं बताया कि कितने समय तक बढ़ा रहे, बस कहा कि हम बढ़ा रहे हैं। इससे पहले के चार्टर में क्या होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 20 साल का एक फिक्स पीरियड बताता था कि हम इतने समय के लिए तुम्हारे चार्टर को बढ़ा रहे हैं। जैसे 1793 से लेकर 1813 तक 20 साल का समय, वैसे ही 1813 से 1833 20 साल का समय। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी फिक्स पीरियड नहीं बताया, बस इतना कहा कि हम तुम्हारे चार्टर को बढ़ा रहे हैं। नंबर 2, गवर्नर जनरल काउंसिल एक्सपांडेड। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल के अंडर जो काउंसिल्स थे उन्हें और ज्यादा बढ़ाया। गवर्नर जनरल के अंडर मेनली दो तरह के काउंसिल्स होते थे, एक थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले के एक्ट तक ये दोनों काउंसिल एक साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन 1853 के एक्ट के बाद इन दोनों काउंसिल को अलग कर दिया गया और इन्हें अलग अलग काम दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को काम दिया गया डेली एडमिनिस्ट्रेशन के काम को हैंडल करना, और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल को काम दिया गया कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में अपने योगदान देना। इससे पहले तक ये दोनों काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स थे, और इन दोनों काउंसिल को अलग करने के बाद 6 मेंबर इसमें डाला गया और 6 मेंबर इसमें डाला गया, यानी अब टोटल मिला के 12 मेंबर्स हो गए। और इन सभी मेंबर्स को नाम दिया गया लॉ मेंबर्स। और इन सभी लॉ मेंबर्स को गवर्नर जनरल के अंडर लॉ मेकिंग काम में डाला गया, और इन 12 मेंबर्स में से एक मेंबर हेड होता था जिसे लॉ मेंबर कहा जाता था, और बाकी के मेंबर्स को उस लॉ मेंबर का ऑर्डर मानना पड़ता था। नंबर 3, लेजिस्लेटिव विकम मिनी पार्लियामेंट। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेन काम था कि इंडिया में लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स थे उन सभी काम को लेजिस्लेटिव मेंबर संभालता था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि लेजिस्लेटिव बॉडी को एक मिनी पार्लियामेंट बना दिया। अब इस मिनी पार्लियामेंट में हर वो काम होता था जो एक नॉर्मल पार्लियामेंट में होता है, सिर्फ एक काम को छोड़कर। वो क्या है, आगे समझते हैं। इस मिनी पार्लियामेंट में क्या होता था कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई नए लॉ लाती थी तो उस लॉ पर डिबेट होता था। दूसरा, नए बिल को लाना, उस पर चर्चा करना, उस पर डिबेट करना, इसी तरह का काम इस मिनी पार्लियामेंट में होता था। तीसरा, वोटिंग किया जाता था कि जब कोई गवर्नमेंट नए लॉ लाती थी तब कितने लोग उससे सहमत है, कितने लोग नहीं है। इसी तरीके का वोटिंग भी इस मिनी पार्लियामेंट में होता था। चौथा, इस मिनी पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते थे वो एक्चुअली में नॉमिनेटेड मेंबर होते थे, ना कि इलेक्टेड मेंबर्स। तो ये 4 तरीके का काम मिनी पार्लियामेंट में होता था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। इस एक्ट की मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पहली बार सिविल सर्विस कंपटीशन का कॉन्सेप्ट लाया, और इसे नाम दिया गया ICS, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। आखिर सिविल सर्विस कंपटीशन एग्जाम के लाने के पीछे का आखिर क्या मकसद था? देखो, इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी सिविल सर्विसेज थे वो सारे या तो नॉमिनेशन के थ्रू अपॉइंट होता था या फिर सिफारिश के थ्रू। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नॉमिनेशन और सिफारिश का सिस्टम बंद करो, अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाएंगे और उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मेरिट के बेसिस पर अगला सिविल सर्विस अपॉइंट किया जाएगा। अब सिविल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट तो लाया गया, लेकिन ये सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा? तो इसी सिस्टम को डिजाइन करने के लिए 1854 में एक कमिटी बनाया गया, और इस कमिटी का नाम दिया गया मैकूले कमिटी। और इस मैकूले कमिटी ने कहा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन में होगा। दूसरा, इस एग्जाम का सिलेक्शन मेरिट बेसिस पर होगा। तीसरा, इस एग्जाम में एज लिमिट रखा जाएगा। शुरुआत में इस एग्जाम का एज लिमिट था मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 23 इयर्स। फिर आगे जाकर इस एग्जाम में और भी ज्यादा बदलाव किए गए, और इस ICS एग्जाम को आज के टाइम UPSC के नाम से जाना जाता है।
अब हम इस एक्ट के आखिरी पॉइंट को समझते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन एजुकेशन एंड लॉ मेकिंग। इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एजुकेशन और लॉ मेकिंग पर बहुत फोकस किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर इंडिया में हमें एक मजबूत ब्रिटिश की सरकार बनाना है तो इंडिया में एजुकेशन और लीगल सिस्टम को मजबूत करना होगा। इसलिए उन्होंने इस एक्ट की मदद से दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, एक एजुकेशन और दूसरा लीगल सिस्टम। सबसे पहले हम एजुकेशन को समझते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और 1833 में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना शुरू किया था और इसी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज भी लाए थे और इस एक्ट की मदद से इस एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू रखा गया। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया बल्कि और ज्यादा फोकस किया। फिर आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में बहुत से यूनिवर्सिटीज भी बनाए थे, जिनमें से कुछ फेमस यूनिवर्सिटी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, और इन तीनों यूनिवर्सिटी को एक साथ 1857 में बनाया था। अब दूसरा पॉइंट है लॉ मेकिंग। 1833 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया में लॉ कमीशन बनाया और इस लॉ कमीशन का काम था इंडिया में लॉ बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इस तरीके का सारा काम संभालता था लॉ कमीशन। फिर 1853 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडियन लॉ को हटाकर अपने खुद के लॉ बनाने शुरू किए अलग अलग नाम से, जैसे IPC इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और CPC सिविल प्रोसीजर कोड। इन नामों से उन्होंने अपना लॉ बनाना शुरू किया और ये सारा लॉ बनाने का काम चलता था मिनी पार्लियामेंट में। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक ट्रांजिशनल स्टेज था, जिसके 4 साल बाद 1857 का रिवॉल्ट हुआ और पूरा इंडियन हिस्ट्री बदल गया। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया जिसे कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों, ये थे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप आप इस चार्टर एक्ट को अच्छे से समझ गए हो। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भी समझेंगे, तो मेक श्योर आप हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।